एसएससी जीडी के और हिंदी की कक्षा में आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत। आज हम ये जो चौथा सेगमेंट होता है, चौथा खंड होता है एसएससी जीडी के पेपर में, जो प्रश्न संख्या 61 से 80 तक होते हैं, उनका एक सैंपल पेपर है, इनका संकलन है और हम इनको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखिए, ये सेक्शन पार्ट डी आता है हिंदी का या इंग्लिश का, एक होता है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? वर्तनी की त्रुटि अवश्य पूछते हैं, यानी स्पेलिंग मिस्टेक। ये वाक्य है, इस मिष्ठान भंडार में सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। इस वाक्य को तोड़ा गया है और विकल्प है आपके, पहला है इस मिष्ठान भंडार में, यानी यहाँ से यहाँ तक, दूसरा है सभी प्रकार की, तीसरा है मिठाइयाँ और चौथा है मिलती हैं। मिठाइयाँ बहुवचन है, मिलती हैं आपकी सही है, बहुवचन के लिए बिंदी आती है, बिंदी लगी हुई है। मिठाइयाँ सही है, सभी प्रकार की ये भी आपके सही है, ये भी सही है। तो क्या गलत है? मिष्ठान भंडार में, मिष्ठान भंडारों के आगे यही लिखा होता है, मिष्ठान भंडार। असल में होता क्या है, मिष्ठान में आपके मिष्ट प्लस अन्न होता है। मिष्ट का अर्थ होता है मीठा और अन्न, ये दो शब्दों से मिलकर के ये मिष्ठान बना होता है। इसका जब हम शब्द बनाते हैं तो ये हो जाता है मिष्ठान। मिष्ठान का सही रूप ठे नहीं होकर के टे होता है, मिष्ठान। तो ये गलत है और हमारा ऑप्शन भी यही होगा, 1 नंबर। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किस वाक्य में अशुद्धि नहीं है? पिताजी ने मुझसे कहा। अब देखिए सर्वनाम कहाँ कहाँ पर है, ये सर्वनाम है। मुझसे कहा, पिताजी संज्ञा है, मुझसे। वे लोग जा रहे हैं, वे सर्वनाम है। जो सोता है वह खोता है, जो और वह सर्वनाम है। तुम तो तुम्हारा काम करो, तुम सर्वनाम है और तुम्हारा सर्वनाम है। अब देखते हैं, पिताजी ने मुझसे कहा, इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? मुझसे कहा, इसमें ये यहाँ पर आपके अशुद्धि है। मुझसे की जगह हम, ये सही होता है सर्वनाम। पिताजी ने मुझे कहा। वे लोग जा रहे हैं, वे का प्रयोग शुद्धि लगता है। जो सोता है वह खोता है। जो के साथ में अमूमन ये संबंधवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर आपके आएगा वो। जो सोता है वो खोता है। तुम तो तुम्हारा काम करो, तुम तो सही है, लेकिन तुम के बाद में तुम्हारा, तुम तो तुम्हारा, ये यहाँ पर गलत है। तुम्हारा की जगह यहाँ पर सर्वनाम प्रयोग में होगा, अपना काम करो। तुम तो अपना काम करो। तो कौन सा वाक्य, तीनों में तो अशुद्धियां हैं। पहले विकल्प में अशुद्धि है, तीसरे में अशुद्धि है और चौथे में अशुद्धि है, दूसरे में अशुद्धि नहीं है। तो ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2, जिसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है?
विशेषण शब्दों का निर्माण होता है संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से। तो संज्ञा शब्दों से बना हुआ, संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। भयंकर, रुचिकर, शुभंकर, लाभकर। अब देखिए इसमें भयंकर में भय जो है ये संज्ञा शब्द है, इससे भयंकर बना है, विशेषण बन गया है। रुचिकर में रुचि संज्ञा शब्द है, सारी भाववाचक संज्ञा है। भय भाववाचक संज्ञा है, रुचि भाववाचक संज्ञा है। और शुभंकर, लाभकर, लाभकर में आपके लाभ जो है ये भाववाचक संज्ञा है। इन तीनों भाववाचक संज्ञाओं से ये बने हुए विशेषण हैं आपके भयंकर, रुचिकर और लाभकर। ये तीनों तो है संज्ञा शब्दों से बने हुए विशेषण। लेकिन शुभंकर, शुभंकर जो ये शब्द है ये वस्तुतः है आपके संज्ञा शब्द ही है, संज्ञा शब्द ही है। शुभंकर का कोई विशेषण नहीं बनता। जब शुभंकर को हम विशेषण की तरह काम में लेना चाहते हैं तो इसके अर्थ वाले शब्द जैसे कल्याणकारी, कल्याणकारक, शुभकारी या शुभकारक, इन विशेषणों को हम काम में लेते हैं तो आपके 3 नंबर ये ऑप्शन, ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? द्विकर्मक यानी 2 कर्मों वाली। यानी क्रिया ने जो काम किया है इनमें 2 कर्म किस वाक्य में आए हैं जिनका संबंध क्रिया से है, यानी कर्मवाच्य है। राम ने मोहन को पैसा दिया। अब देखिए इसमें दिया क्रिया है, दिया क्रिया है। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, दी क्रिया है। सेठ मुनीम को वेतन देता है, देता है क्रिया है। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, तो भोजन बनवाती है, ये क्रिया है। अब आप आराम से पहचान सकते हो यहाँ पर राम ने मोहन को पैसा दिया, तो दिया क्रिया जो है इसके साथ में 2 कर्म हैं, मोहन और पैसा। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, यहाँ पर दी जो क्रिया है इसके साथ में 2 कर्म है, एक तो पुस्तक है और एक पुत्र है। तो यहाँ पर भी द्विकर्मक क्रिया हुई, इसमें भी द्विकर्मक क्रिया। ऊपर वाले में सेठ मुनीम को वेतन देता है, सेठ करता है, और कर्म कौन है? पहला कर्म है मुनीम, दूसरा कर्म है वेतन। तो यहाँ पर भी द्विकर्मक है। और चौथा जो विकल्प है उसमें माँ नौकर से भोजन बनवाती है, तो एक ही कर्म है नौकर। तो यहाँ पर जो है वो एक कर्म है, इसलिए ये यहाँ पर क्रिया द्विकर्मक नहीं आई है, एक कर्म वाली है, सकर्मक क्रिया ही है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? विलोम शब्दों का जोड़ा है, एक शब्द है और दूसरा उसका विलोम है। ईर्ष्या, द्वेष, हास, रुदन, मुख, वाचाल, बाढ़ और सूखा। देखते हैं बाढ़ और सूखा ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। बाढ़ आती है, अतिवृष्टि होती है। सूखा पड़ता है, अनावृष्टि होती है। जब बिल्कुल वर्षा नहीं होती, वर्षा ज्यादा होती है तो बाढ़ आती है। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। तो ये ऑप्शन तो आपके विलोम युग्म गलत में ये ऑप्शन तो आपके
नहीं आएगा, गलत नहीं है, ये तो सही है, बाढ़ और सूखा। मूक और वाचाल, मूक का अर्थ होता है गूंगा और वाचाल का अर्थ होता है ज्यादा बोलने वाला, तो ये भी दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। हास और रुदन, हास का अर्थ होता है आपके, एक भाव है हास जिसका अर्थ होता है हंसी, हंसी, इससे जो है वो हंसी उपजती है, हास्य रस उपजता है, ये हास भाव है। रुदन, ये इसको रोना कहते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोमार्थी है, हंसना रोना। उसी प्रकार हास और रुदन ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। ईर्ष्या और द्वेष, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है या नहीं है। ईर्ष्या का अर्थ होता है आपके जलन, डाह, ये एक दूसरे से तुलना करने से उत्पन्न होती है। और द्वेष का अर्थ होता है शत्रुता, वैर। ये दोनों आपके क्या है कि ये भाववाचक संज्ञा है, ईर्ष्या और द्वेष, और ये दोनों ही नकारात्मक भाव हैं। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के विलोमार्थी नहीं है। हाँ, जोड़ा जरूर आता है ईर्ष्या द्वेष, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है, तो ये विलोम युग्म आपके गलत है। तो ऑप्शन में हमें भरना है 1 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो आपके 3 तो है जो पूरे पर्यायवाची है, एक ही शब्द के एक ही अर्थ वाले हैं, और एक जो है विकल्प उसमें पर्यायवाची में सारे शब्द एक के पर्यायवाची नहीं है, उसको ढूंढना है। अब देखिए, पहला विकल्प है अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, आगत, ये आपके अतिथि के पर्यायवाची है सभी के। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, आगत, तो ये तो आपके सही है। आपको देखना है पर्याय नहीं है। दूसरा है कंचन, स्वर्ण, हाटक और है। कंचन सोने को कहते हैं, स्वर्ण भी सोने को कहते हैं, हाटक भी सोने को कहते हैं। है, ये आपके सोने का पर्यायवाची नहीं है, ये घोड़े का पर्यायवाची है का अर्थ होता है घोड़ा, तो विकल्प होगा ये। क्या होगा छठे का उत्तर? ये हो जाएगा दूसरा विकल्प। बाकी देख लेते हैं। तीसरा, अनिल, समीर, पवन, मारुत, ये अनिल या वायु के पर्यायवाची हैं। और सिंधु, उदती, जल्दी, पारावार, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। ये सही है, ये सीक्वेंस सही है, ये भी सही है, और ये दूसरा ऑप्शन आपके उत्तर में आएगा जो परस्पर यानी आपस में पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में से वह विकल्प छांटिए जिसका अर्थ हार जाना, परास्त होना नहीं है। हार जाना या परास्त होने का अर्थ प्रकट करने वाला कौन सा मुहावरा नहीं है। छक्के छुड़ाना, युद्ध में शत्रु सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, हरा दिया उनको। दांत खट्टे करना, ये भी हार जाने के अर्थ वाला ही है, दांत खट्टे कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका अर्थ होता है करारा जवाब देना। करारा जवाब देना, करारा उत्तर देना, न कि हार जाना या परास्त होना। और चौथा है मुंह की खाना, इसका अर्थ भी होता है हार जाना। तो आपके 7वें का ये विकल्प जो है ये 3 नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय कोई न कोई मूल शब्द के आगे लगता है। तो देखिए शब्द की बनावट, प्रत्यय है आवट। आवट किस में नहीं है? थकावट, लिखावट, सजावट, महावट। अब देखते हैं कोई मूल शब्द निकलता नहीं निकलता है। ये थकना क्रिया से, और ये लिखना या लिख में आवट लगा है। ये थक में आवट लगा है, थकावट हो गया। लिख में आवट लगा है, ये सजना या सज में आवट लगा है तो सजावट हो गया। ये सारे जो है ये आपके कृत प्रत्यय हैं। ये आपके कृत प्रत्यय हैं, यानी क्रिया शब्दों से बने हुए शब्द हैं, और इनमें ये आवट प्रत्यय लगा हुआ तीनों में। जबकि महावट में कोई स्वतंत्र शब्द नहीं है, तो ये आपके विकल्प सही होगा। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द चुनिए। ये वाक्यांश है जो आंखों के सामने हो, आंखों के सामने जो हो आपके। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है दर्शनीय, इहलौकिक और परोक्ष। परोक्ष का अर्थ होता है जो आंखों के सामने नहीं हो, जो आंखों के सामने नहीं हो। इहलौकिक का अर्थ होता है इस लोक का। दर्शनीय यानी देखने योग्य, प्रत्यक्ष यानी सामने, समक्ष। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो, ये सही है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो आपके, जो आंखों के सामने हो। तो इस वाक्यांश के लिए पहला आपके सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है? कृतवाच्य और कर्मवाच्य, यानी क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार किस में काम नहीं कर रही है। ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्रिया है आपकी पढ़ी गई, और कर्म है आपकी पुस्तक। तो क्रिया यहाँ पर पढ़ी गई जो है, क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई। तो कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है, पुस्तक के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी यहाँ पर करता है, क्या उड़ते हैं? उत्तर आएगा पक्षी। तो कर्ता, यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है, तो ये उत्तर है आपके कर्मवाच्य का नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये कृतवाच्य का वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। और देख लेते हैं, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। इसमें क्रिया है पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया? चोर। पकड़ा गया जो क्रिया है ये चोर के साथ में आई है। चोर के लिए, चोर के लिंग वचन कारक के लिंग वचन के अनुसार आई है, तो ये आपके कर्मवाच्य है। गाय से दूध दूहा जाता है, क्या दूहा जाता है? दूध। तो दूध आपके कर्म है, तो ये वाक्य भी कर्मवाच्य होगा। तो सही विकल्प है आपके विकल्प संख्या 2, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अधिकरण कारक का ये वाक्य है आकाश में। प्रश्न संख्या 11, एक मिश्र वाक्य दिया गया है, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है जो ये है, 4 बजे थे। ये प्रधान उपवाक्य है, और इसके साथ में एक आश्रित उपवाक्य आया हुआ है, जब तुम मेरे घर आए थे, जो इस वाक्य में है, मिश्र वाक्य में जब तुम मेरे घर आए थे। ये प्रधान उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है, अर्थ देता है। ये इस पर आश्रित होता है, आश्रित उपवाक्य। ये मिश्र वाक्य है, ये तब से जुड़ा हुआ है, तब समूचे बोधक अवयव से ये दोनों जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा? मिश्र वाक्य को कन्वर्ट करना है, बदलना है, चेंज करना है सरल वाक्य में। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं
किस विकल्प में आपके सही सरल वाक्य बना है इस मिश्र वाक्य के अर्थ को प्रकट करने वाला। घर आए तुम 4 बजे मेरे, घर आए तुम 4 बजे मेरे, ये तो कविता हो गई, गद्य हुआ ही नहीं। घर पहले आ गया, नहीं, कर्म पहले आ गया, जबकि कर्ता पहले आना चाहिए। तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, ये सही है। तुम पहले आया, 4 बजे मेरे घर आए थे, इसमें सारा जो कुछ है कर्ता कर्म का अन्वय सही है। घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, ये भी सही क्रम से नहीं है, पद कर्म इनका सही नहीं है। 4 बजा जब तुम मेरे घर आए थे, आए तब था, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन होगा आपके 2 नंबर सही। रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द का प्रयोग करें, यह एसएससी जीडी 2021 में आया वो प्रश्न है। वे खाली जगह बाहर देख चुके हैं, वे खाली जगह बाहर देख चुके हैं। विकल्प है आपके अनेकों, आने को, अनेक, अनकौन। अब ये तो आप इनको तो हटा ही सकते हैं, आने को और अनकौन, ये तो कोई शब्द ने तो हमने कहीं देखे हैं। तो अनेकों और अनेक, अब यहां देखना है अपने को, तो वे है, वे बार देख चुके हैं। अनेकों का प्रयोग गलत होता है, अनेक सही होता है। अनेक भी बहुवचन का ही शब्द होता है, तो अनेक जो है वो हमेशा बहुवचन में ही आता है और ये सही है इसका प्रयोग। तो 3 नंबर विकल्प इसका सही होगा। 13वां प्रश्न है, रेखांकित शब्द के स्थान पर, रेखांकित शब्द है ये अधिकता। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है। अधिकता की जगह एस कोई एक शब्द इनमें से फिट करना है, रिप्लेस करना है। ऐसे प्रश्नों को आपके 1-2 आते हैं, प्रतिस्थापन वाले प्रश्न कहते हैं इनको। एक शब्द की जगह दूसरा शब्द स्थापित करना होता है। तो इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता की जगह कौन सा शब्द जो सबसे उचित फिट बैठेगा। इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है। इस निबंध में अशुद्धियों की पहला देखते हैं बहुलता है, सूक्ष्मता है, सूक्ष्मता यानी बहुत ही कम है। अभिव्यंजना है, प्रकट किया हुआ है, ये भी सही नहीं है। अल्पता है, अल्पता का अर्थ होता है कम, ये बहुलता का विलोम होता है। बहुलता का अर्थ ही होता है प्रचुर मात्रा में। जहां पर बहुत सारी हो। अधिकता और बहुलता एक मात्रा एक अर्थ वाले शब्द हैं, तो ऑप्शन संख्या 1 आपके सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें आपके कौन सा शब्द जो है वो तत्सम, दोनों तत्सम नहीं है। जोड़ी यानी योग जो दोनों है वो तत्सम नहीं है। कर्म और विद्या, कर्म आपके तत्सम शब्द है, विद्या भी तत्सम शब्द है। कर्म का तद्भव काम होता है, विद्या का तत्सम शब्द कोई तद्भव कोई होता ही नहीं। कर्म का तद्भव शब्द होता है कार्य या काम, काम होता है। तो ये तो दोनों तत्सम शब्द है। दधी और भात, दधी का अर्थ दही होता है, भात का अर्थ होता है ओदन। ये आपके तद्भवी है। दधी का अर्थ होता है दही, ये तो तत्सम है, लेकिन भात जो है ये आपके तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है।
कहीं कहीं बात जो तद्भव है इसका जो होता है तत्सम, वो ओदन होता है, कहीं तत्सम होता है आपके भक्त। मत्स्य ये तत्सम शब्द है, संस्कृत निष्ठ शब्द है। मृग संस्कृत निष्ठ शब्द है, दोनों के अर्थ क्रमशः मत्स्य का अर्थ होता है मछली और मृग यानी हिरण। ज्ञान ये भी तत्सम शब्द है, इसका कोई तद्भव नहीं होता। क्षेत्र ये क्षेत्र जो है ये जमीन का टुकड़ा जिसे कहते हैं, इसका तद्भव होता है आपके खेत। तो यहाँ पर दोनों ही तत्सम है, यहाँ पर दोनों ही तत्सम है, यहाँ पर भी है। और भात शब्द जो है ये तद्भव शब्द है, तो तत्सम शब्दों की जोड़ी के लिए नहीं है, इसमें विकल्प आएगा 2 नंबर। इनमें से किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? व्योम आकाश का पर्यायवाची है। शून्य शून्य खाली जगह आकाश का पर्यायवाची है। दिव ये भी आकाश का पर्यायवाची है। ये तीनों तो है। तो ये चौथा जो है विभु, ये आपके विभु का अर्थ होता है आत्मा का एक, ये आत्मा से संबंधित होता है, आत्मा का एक गुण होता है विभु। विभु का अर्थ एक अर्थ सर्वत्र भी होता है, ओमनी प्रेजेंट यानी सब तरफ सब जगह फैला हुआ। तो आपके आकाश का पर्यायवाची नहीं है, इसमें आएगा 4 नंबर। ये आपके कंप्रिहेंशन वाला ये 5 प्रश्न है, अपठित गद्यांश है। नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा? साक्षरता तो एक खाली जगह है जिसमें कच्चे आटे को तपाकर ज्ञान का हलवा निकाला जाता है। हलवा किस में बनाया जाता है? ऑप्शन है देखिए आपके 16 में, कढ़ाई, प्रश्न, प्रकोप, शरीर। साक्षरता तो एक प्रश्न है जिसमें कच्चे आटे को तपाकर, ये नहीं है। साक्षरता तो एक प्रकोप है, ये भी सही नहीं है। साक्षरता तो एक शरीर है, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर फिट बैठता है साक्षरता तो एक कढ़ाई है। तो आपके 16वें में 1 नंबर सही होगा और यहाँ पर सही शब्द होगा कढ़ाई। साक्षरता तो एक कढ़ाई है जिसमें कच्चे आटे को तपाकर ज्ञान का हलवा निकाला जाता है। ये ज्ञान अगर पूर्ण है तो सतत खाली जगह और उन्नति का मार्ग खोल देता है। ज्ञान अगर पूर्ण है साक्षरता का तो किसका मार्ग खोल देता है? ये यहाँ पर आपके आएगा दयाहीन का मार्ग खोल, दयाहीन और उन्नति का मार्ग खोल देता है। विकास और उन्नति का मार्ग खोल देता है, ये जुड़ता है, विकास और उन्नति का जोड़ा होता है। विकास और उन्नति दोनों बहन भाई हैं। कमजोर और उन्नति का ये नहीं है। बल और उन्नति का, साक्षरता और बल से कोई संबंध नहीं है। तो ये विकास यहाँ पर शब्द सही रहेगा। ये प्रश्न संख्या 17वें में आपके विकास शब्द सही रहेगा। 18वें में आगे पढ़ते हैं। ये ज्ञान अगर पूर्ण है, कौन सा ज्ञान? साक्षरता का। ये ज्ञान अगर पूर्ण है तो सतत विकास और उन्नति का मार्ग खोल देता है। अगर ये अपूर्ण रह जाए तो मनुष्य को क्या बना देता है? बना देता है 18वें में बलवान बना देता है। अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट रह जाता है तो योग्य बना देता है, नहीं, पंगु बना देता है, विकलांग बना देता है, पंगु बना देता है। तो ये शब्द यहाँ पर सही बैठता है। 3 नंबर इसमें आपके सही आएगा, पंगु। अपूर्ण ज्ञान कलिंग खाली जगह के विष से भी ज्यादा प्राण घातक माना गया है। ये यहाँ पर खाली जगह है।
अब कलिंग का अपने को अर्थ पता नहीं। अपूर्ण ज्ञान कलिंग खाली जगह के विष से भी ज्यादा प्राणघातक माना जाता है। कोई विष का जिक्र आया है, जहर का जिक्र आया है, तो देखते हैं 19वें में कलिंग सगुण के विष से भी ज्यादा प्राणघातक नहीं। कलिंग साध्य के विष से भी ज्यादा प्राणघातक नहीं। कलिंग मृग यानी हिरण में जहर नहीं होता। कलिंग सर्प, तो सर्प से ही बैठता है, कोई कलिंग प्रजाति होगी, सर्प की जाति होगी कोई। कलिंग सर्प के विष से भी ज्यादा प्राणघातक माना जाता है, तो ये यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। और अब जो अंतिम प्रश्न है, अपूर्ण ज्ञान कलिंग सर्प के विष से भी ज्यादा प्राणघातक माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे खाली जगह को भेदने के लिए अभिमन्यु उसमें घुस जरूर गया परंतु उससे बाहर नहीं आ पाया, ठीक वैसे ही किसको भेदने के लिए, जैसे को भेदने के लिए अभिमन्यु घुसा, चक्रवर्ती नहीं, चक्रधारी नहीं, चक्र भी नहीं होगा, चक्र से ज्यादा चक्रव्यूह होगा। ऐसी रचना जो जिसको पार करने के लिए, ऐसी रणनीति जिसको पार करने के लिए कई चक्र पार करने होते हैं। तो इस प्रकार ये 20 प्रश्न आते हैं इसमें आपके। इसमें अंतिम प्रश्न में ये चौथा ऑप्शन सही होगा। हमने ये हल किया एक सैंपल पेपर, बहुत ही स्तरीय प्रश्न थे इसमें, और ये स्तरीय प्रश्नों का संकलन था। और मुझे आशा है कि आपको इस सैंपल पेपर से अभ्यास करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।